Hello and welcome again to this particular session. तो बेटे दिसंबर 2023 ओल्ड सिलेबस की चर्चा चल रही है। कंप्लीट सॉल्यूशंस हम अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में ये थर्ड पार्ट है और सेक्शन बी का, सेक्शन 2 कह लो या सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं था। जिन लोगों ने भी अमालगमेशन की सीरीज हमारी करी हुई थी उनके लिए तो ये बिल्कुल चाय का कप होना चाहिए। एनीवे, वो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है AOL एंड BOL लिमिटेड बोथ एंगेज्ड इन केमिकल बिजनेस सिंस 2018, करेक्ट। फिर कहता है एज ए पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी AOL लिमिटेड प्रपोजेस टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ BOL लिमिटेड। तो यहां पर AOL लिमिटेड BOL लिमिटेड को टेक ओवर करेगी। फिर कहता है द समराइज्ड बैलेंस शीट आपको गिवन है और बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से। इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें। AOL लिमिटेड और BOL लिमिटेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है। उसके अलावा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेवेबल और कैश एट बैंक की फिगर्स आपके सामने है, करेक्ट। फिर कहता है इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसके अलावा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जहां तक BOL लिमिटेड है उसकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4,80,000 की। अच्छा जी, उसके अलावा तुम्हें अदर इक्विटी दी हुई है। अदर इक्विटी के अंदर स्टैट्यूटरी रिजर्व और जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जिसके अंदर 15% डिवेंचर तो AOL लिमिटेड के हैं और BOL लिमिटेड के BOL लिमिटेड उसके 4 लाख के हैं, 12% डिवेंचर्स हैं। फिर कहता है आपको करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर ट्रेड लायबिलिटीज आपको गिवन है 8,80,000 और 10,40,000 की। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वर एग्रीड फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एग्री हुई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई है? कहता है पहले तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ BOL लिमिटेड विल रिसीव 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ AOL लिमिटेड इन सफिशिएंट नंबर टू इंक्रीज देयर प्रेजेंट इनकम बाय 20%। अब ये पॉइंट हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में आया हो और कुछ बच्चों की समझ में ना भी आया हो। तो अगर तुम लोगों के समझ में ये पॉइंट आया है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है। पहले तो एक बार फिर से पढ़ा। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ BOL लिमिटेड विल रिसीव 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ AOL लिमिटेड, जो कि परचेजिंग कंपनी है या एक्वायरर कंपनी है, करेक्ट। और कहता है 12% preference shareholders of BOL Limited will receive 10% preference shares of AOL Limited in sufficient number to increase their present income by 20%. To increase their present income by 20%. पहले तो इस पॉइंट को अगर मैं सॉल्व करूं तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो BOL लिमिटेड है उसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4,80,000 की है। इसको मैंने ध्यान से नोट करा और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब ध्यान से देखें कि मैं करने क्या जा रहा हूं यहां पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, लीजिए जी, स्पेस भी थोड़ा सा निकालनी पड़ती है ना। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले तो मैंने BOL लिमिटेड की लिख ली। BOL लिमिटेड की जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 4,80,000 है, 4,80,000 है। बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की इनकम इस वक्त कितनी है, ये मुझे आपने बताना है। जो BOL लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी इनकम कितनी आ रही होगी? अगर आप BOL लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो आपके हाथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू कितनी इनकम का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, 48,000 का डिविडेंड आपको आ रहा होगा। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। सॉरी, 10% नहीं, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरे ख्याल से। एक मिनट में चेक कर लूं, मैंने 10% लिख दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है शीट्स के साथ। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। चलो अच्छा हुआ, टाइमली मैंने देख लिया। जल्दी से मुझे ये बताएं कि 12% के हिसाब से कितनी इनकम आपकी आ रही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12%, ठीक है।
तो 12% के हिसाब से आपकी जो इनकम आ रही होगी, 12% ऑफ 4,80,000, 57,600 की इनकम आपकी आ रही होगी, इसका मतलब है तो 57,600 आपने लिख दिया। 12% ऑफ 4,80,000 कैलकुलेट कर लेना, वैसे मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, कई बार मिस्टेक हो जाती है। 4,80,000 इंटू 12%, 57,600 ही आ रहा है जी। अब पहले तो जो इनकम आ रही है उस इनकम में 20% ऐड कर दो। 20% 57,600 का अगर मैं कंप्यूट करूं तो 11,520 आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो इतना आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? और फिर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 69,120। 69,120 की ये फिगर आ रही। ऐसा मैंने क्यों करा? वो कह रहा है कि जो बोल लिमिटेड हैं उनके जो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनकी इनकम अब 20% से ज्यादा आनी चाहिए, टू इंक्रीज देयर प्रेजेंट इनकम बाई 20%। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है जी। इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो बोल लिमिटेड के हैं उनको क्या दिए जाएंगे, दे विल रिसीव 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एओएल लिमिटेड। तो एओएल लिमिटेड के इनको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेंगे और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस तरीके से मिले कि अब इनकी इनकम 69,120 की होनी चाहिए। तो ये कैसे कंप्यूट करेंगे, ध्यान से देखें। अब मैंने क्या करा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मुझे मालूम है कि अब जो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनको इशू करूंगा वो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, लेकिन उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी हो कि उसका 10% जो है वो 69,120 आ जाए। तो अब तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल सकते हो। इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम इशू करेंगे डेट मस्ट बी इक्वल टू 69,120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ऐसा करके हमें यह पता लग गया कि हम कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितनी वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनको इशू करेंगे, 6,91,200। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी या एक्वायरर कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेगी और उसकी वैल्यू इतनी होगी। एक तो ये पॉइंट आपको समझ पे आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट मोस्टली बच्चों ने कर लिया होगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोल लिमिटेड। अब कहता है जो बोल लिमिटेड है उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे एओएल लिमिटेड में। लेकिन जो उनको इक्विटी शेयर मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, वो कहता है इक्विटी शेयर्स ऑफ बोल लिमिटेड विल बी वैल्यूड एट 24 पर शेयर। बोल लिमिटेड के जितने भी इक्विटी शेयर है उनको वैल्यू करा जाएगा 24 के हिसाब से, नंबर 1। और कहते हैं मार्केट प्राइस जो एक्वायरर कंपनी है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 40 रुपीज पर शेयर का है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, द number of shares to be issued to equity shareholders of BOL Limited will be based on 80% of the market price। अब जाहिर है कि उनके यानी कि बोल लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट करनी है और बोल लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर है उनको वैल्यू करा जाएगा 24 के हिसाब से। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने उनको कितने शेयर देने हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो परचेजिंग कंपनी या एक्वायरर कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही होती है उससे डिवाइड करते हैं, ये देखने के लिए हम कितने शेयर इश्यू करेंगे। इज इट और नॉट? अब यहां पर बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि वो 40 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना, वो कह रहा है नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोल लिमिटेड। बोल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को जो हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, हम यानी कि एक्वायरर कंपनी, that will be based on 80% of the market price। मार्केट प्राइस 40 है, उसका 80% हम पहले कंसीडर करेंगे। 40 का 80% ये आ जाएगा जी 32। करेक्ट? ये पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो मैं देखूंगा कि शेयर कैपिटल कितनी है। बोल लिमिटेड की शेयर कैपिटल आप देख रहे हो कि 14,40,000 है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। इसका मतलब इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 1,44,000 शेयर्स हैं बोल लिमिटेड के। तो बोल लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट मिलेगी ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट दी जाएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट दी जाएगी, तो पहले तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो इनके। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
तो इनके जो इक्विटी शेयर्स हैं जो कि अभी अभी हमने देखे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बोल लिमिटेड, तो बोल लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स हैं जैसा कि अभी अभी मैंने बताया 1,44,000 शेयर है, 1,44,000। पहले तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो इक्विटी शेयर्स है बोल लिमिटेड के उनको वैल्यू करा जाएगा 24 के हिसाब से। किस हिसाब से? 24 के हिसाब से। तो इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा? 24 से मल्टीप्लाइड करूंगा। तो 24 से मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आएगी ये देखने के लिए 1,44,000 इंटू 24 मैंने करा तो 34,56,000 की वैल्यू आ गई। 34,56,000 ये लीजिए जी, 34,56,000 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब तुमने इक्विटी शेयर होल्डर को इतनी पेमेंट करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतनी पेमेंट करने के लिए तुम कितने शेयर्स इश्यू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इश्यू करोगे, इसके लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा इश्यू प्राइस से। अब जो इश्यू प्राइस है, मैंने कहा इश्यू प्राइस गलती से बच्चे क्या ले सकते हैं, वो 40 ले सकते हैं। लेकिन इश्यू प्राइस किससे डिवाइड करेंगे? 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से डिवाइड कर करके तुम्हें यह पता लग जाएगा कि तुम कितने शेयर इनको इश्यू करोगे। 34,56,000 को मैं डिवाइड कर दूं अगर 32 से, तो इसका मतलब जो एक्वायरर कंपनी है वो 1,08,000 शेयर इशू करेगी। 1,08,000 शेयर इशू करेगी, ऑफ कोर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन एट द रेट ऑफ 32 के हिसाब से करेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कोई यूज नहीं है। मेन चीज ये है कि जो एक्वायरी कंपनी है या जो वेंडर कंपनी है उसको उनके इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट मिल रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बाद में बनानी नहीं है, हम देखेंगे, हमने सिर्फ गुडविल इसमें कंप्यूट करनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो तुमने ये ध्यान रखना है कि जो एक्वायरी कंपनी है उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम इतनी पेमेंट दे रहे हो, उनके इक्विटी शेयर होल्डर को तुम इतनी पेमेंट दे रहे हो, और शेयर होल्डर को जो पेमेंट मिलती है वही कंसिडरेशन माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में फिर आगे क्या लिखा था, ये वाला पॉइंट तो हो गया। आगे कहता है जो थर्ड पॉइंट पे 12% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ बोल लिमिटेड। अब जो बोल लिमिटेड के 12% डिवेंचर है उनको 8% प्रीमियम पे करना है, और 8% प्रीमियम पे करने के लिए जो एक्वायरर कंपनी है उन्होंने अपने 15% डिवेंचर दिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। जो 12% डिवेंचर है बोल लिमिटेड के उनको 8% प्रीमियम पर पे करना है, पहले तो ये ध्यान रखें। तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि डिवेंचर होल्डर को तुम कितनी पेमेंट करोगे। पहले तो ये देखो कि जो बोल लिमिटेड है उसके डिवेंचर कितने हैं। यहां देखो 4 लाख के उनके डिवेंचर हैं। तो डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट मिलती है तुम्हें मालूम है कि वो कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं माना जाता। ये तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है या नहीं है? बिल्कुल मालूम है। तो 12% डिवेंचर जो है वो कितने हैं? 4 लाख के, 4 लाख के, 4,80,000 के, एक बार मैं चेक कर लूं, 4 लाख के। अब 4 लाख के जो ये डिवेंचर है एक्वायरी कंपनी के, इनको कितने % प्रीमियम पर पे करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि इनको 8% प्रीमियम पर पे करना है। 8% प्रीमियम ही था ना या कुछ और था? 8% प्रीमियम पर इनको पे करना है। इज इट क्लियर टू यू? तो 8% प्रीमियम पे करने के लिए मैंने पहले तो 4 लाख का 8% कंप्यूट करा। अब 4 लाख का 8% कंप्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से 32,000 आ जाएगा। इजंट इट और नॉट? 32,000 की फिगर आएगी या नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। तो 4,32,000 इनको तुमने पेमेंट करनी है। लेकिन इनको पेमेंट करने के लिए एक्वायरर कंपनी ने अपनी कंपनी के क्या करे? 15% डिवेंचर इशू करे। अब जो हम 15% डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 10% डिस्काउंट पर कर रहे हैं। 10% डिस्काउंट। देखो डिवेंचर की फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है। जब दी नहीं होती है तो डिवेंचर की फेस वैल्यू हमेशा 100 मानते हैं। अब जो परचेजिंग कंपनी है 4,32,000 की पेमेंट करने के लिए अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इशू करेगी वो 90 के हिसाब से इशू करेगी। वैसे मैंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, इस पॉइंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को यह देखना है डिवेंचर को 4,32,000 पे एक तरीके से लिया गया। तो 4,32,000 डिवाइडेड बाय 90 में कर भी दूं
तो इससे क्या आ जाएगा कि परचेजिंग कंपनी इनको जो डिवेंचर इश्यू करेगी, अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर इश्यू करेगी, 4,800 डिवेंचर इश्यू करेगी, ऑफ ₹100 इश्यू करेगी, लेकिन एट द रेट ऑफ 90 के हिसाब से करेगी। लेकिन पॉइंट क्या है, डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट मिलती है, क्योंकि डिवेंचर जो है इट इज ए पार्टी अदर देन व्हाट वी कॉल शेयर होल्डर, और मैंने कई बार क्वेश्चंस में अमालगमेशन की सीरीज में भी तुम्हें ये कराया हुआ था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी कराया हुआ है, अमालगमेशन की सीरीज में भी मैंने कराया हुआ है कि शेयर होल्डर्स के अलावा अगर किसी पार्टी को पेमेंट मिलती है, डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन नंबर 1, लेकिन हमें यह मानना पड़ता है कि उस लायबिलिटी को हम टेक ओवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने डिवेंचर को, जो वेंडर कंपनी के डिवेंचर है, उनको 4,32,000 पर लिया। ये तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, फिर इस क्वेश्चन में आगे वो क्या कहता है, ट्रेड पेएबल्स ऑफ बोल लिमिटेड इंक्लूड 16,000 ड्यू टू एओएल लिमिटेड। इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट नहीं बनानी, मैंने पहले ही कहा कि एक तो परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है, और कहता है कि फाइंड करो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। बस दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। तो इस चीज का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, 16,000 जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में से माइनस हो जाते। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि 12,800 इज टू बी पेड बाय परचेजिंग कंपनी एओएल लिमिटेड टू बोल लिमिटेड। अब कह रहा है एक्वायरर कंपनी या परचेजिंग कंपनी एओएल लिमिटेड ने बोल लिमिटेड को 12,800 रुपए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो थे वो परचेजिंग कंपनी ने पे करे। भाई परचेजिंग कंपनी जब लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करती है तो उसकी एंट्री परचेजिंग कंपनी सेपरेटली करती है। मैंने तुम्हें बताया हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन में। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कंप्यूट करना है, तो एक तरीके से हम इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही केस लेकर के चलेंगे। तो इसकी एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होगी, और मैंने तुम्हें बताया था कि परचेजिंग कंपनी इसकी जो एंट्री लिखेगी वो क्या एंट्री लिखेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने कहा एक्विजिशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंस करते हैं, करेक्ट। इसका भी कोई यूज नहीं होगा, ये कोई परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज वैल्यूड एट 20% अबव बुक वैल्यू, और इन्वेंट्री कहता है 10% से कम हो गई, करेक्ट। ये भी क्वेश्चन में दिया। अब ये जो लाइन है स्टैट्यूटरी रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, इसका भी अब कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है। ये तो यूज तब होता है, मैंने कहा अगर मैं परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करता अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तब होता अगर मेरे को बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती, पर वो भी अब इसका यूज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अब कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 20% से ज्यादा हो गई, और कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से लेस हो गई है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहां पर है भाई, यहां पर है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैसे दोनों कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, पर मुझे मेनली जो है वो बोल लिमिटेड की देखनी है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 20% से बढ़ गई, एक तो वो ये कहता है, और कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो 10% से कम हो गई है। ये मेन पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है। नेट परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, नेट एसेट मुझे फाइंड करने हैं। तो परचेज कंसिडरेशन तो मैंने फाइंड कर ही लिया ना, कि देखो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतनी पेमेंट मिल रही है, और इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितनी पेमेंट दे रहे थे, ये हमने कंप्यूट करा 34,56,000 की पेमेंट तो हम इतनी के बराबर दे रहे हैं ना। तो कंसिडरेशन का अमाउंट तो मेरे पास आ गया। अब मुझे ये देखना है कि जिस तारीख को मैंने कंट्रोल हासिल करा उस दिन बोल लिमिटेड के एक्वायरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने के हैं, तभी तो मैं गुडविल कंप्यूट कर पाऊंगा। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जितने भी एसेट्स हैं, अब मेरे पास यहां जगह कम है, मैं ऐसे ही करके बता रहा हूं आपको, ध्यान देते रहें। अब मैंने इनके एसेट्स का टोटल करना शुरू करा, 24 लाख प्लस 20% कर देंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा आपका 24,80,000। कितना आ जाएगा, 24,80,000। और इन्वेस्टमेंट तो 4 लाख पर ही आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू 9,60,000 में से 10% 96,000 माइनस करें। इन्वेंट्री में से 960 में से अगर मैं 96,000 माइनस कर दूं तो 8,64,000 आ जाएगा, 8,64,000। तो इन्वेंट्री को 8,64,000 पे लेंगे, 9,68,000, करेक्ट।
जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, उसको 72,000 पर ही लेंगे और इसको हम 4 लाख पर ही लेंगे। तो इसका मतलब सारे एसेट्स तो मैंने इतनी वैल्यू पर लिए। इज इट क्लियर? अब उसमें से मैं लायबिलिटी माइनस करूंगा। अब जब लायबिलिटी आप माइनस करेंगे तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया हुआ है, अब जो लायबिलिटीज है इस केस में, एक तो डिवेंचर है। अब जो डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स को किस वैल्यू पे माइनस करेंगे? क्योंकि आपने डिवेंचर को कितनी पेमेंट करी है? 4,32,000 की करी है ना, तो इसका मतलब आपने डिवेंचर को 4,32,000 पे लिया, तो 4,32,000 वर्थ रुपीज के डिवेंचर में माइनस करूंगा। और उसके अलावा ट्रेड लायबिलिटी 10,40,000 की है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 10,40,000 में ये माइनस करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम क्या करोगे, जो भी तुमने एसेट्स लिए हैं, एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स में से तुम लायबिलिटी माइनस कर दोगे। अब पहले तो ये देखो कि तुमने एसेट्स कितने के लिए हैं, तो पहले मैं ये टोटल कर देता हूं जो जो एसेट्स हमने लिए हैं। करेक्ट? तो एसेट्स जो आ गए हैं 24 लाख प्लस 4,80,000, ये मैंने 24 लिख दिया, ये 4,80,000 करके 28,80,000 आएगा। 24 लाख प्लस 480, राइट, 28,80,000। ये 28,80,000 है भाई। 28,80,000 प्लस 4 लाख और प्लस 8,64,000 प्लस 9,68,000 प्लस 72,000। एसेट्स का टोटल तो आ रहा है 51,84,000। तो 51,84,000 पर हमने एसेट्स को लिया। करेक्ट? 51,84,000। अब जहां तक सवाल है लायबिलिटी का, लायबिलिटी के अंदर दो ही लायबिलिटी हैं, एक तो 4,32,000 डिवेंचर्स और प्लस ट्रेड लायबिलिटी 10,40,000। तो लायबिलिटी का टोटल 14,72,000 है। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, 14,72,000 मैंने माइनस कर दिया। माइनस कर करके मुझे पता लग गया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को नेट एसेट्स इतने के हैं, नेट एसेट्स इतने के हैं। इज इट क्लियर टू यू? 51,84,000 में से मैं ये माइनस कर देता हूं, तो 51,84 माइनस 14,72, तो 37,12,000 आ रहा है। 37,12,000 के नेट एसेट्स हैं। अब वैसे तो जो नेट एसेट्स होते हैं, हम उसमें से ये देखते हैं कि एनसीआई का कितना शेयर है। क्या इस क्वेश्चन में कोई एनसीआई है? मैंने बताया हुआ है तुम्हें, जब एनसीआई के बारे में कुछ ना लिखा हो तो ये मान करके चलना 100% कंट्रोल आपने एक्वायर करा है। तो इसमें एनसीआई तो है ही नहीं। तो 37,12,000 के ये सारे के सारे एसेट्स किसको बिलोंग करते हैं? एक्वायरर को बिलोंग करते हैं। तो एक्वायरर का शेयर कितना हो गया? इतना हो गया, 37,12,000। अब तुमने कंसिडरेशन कितना पे करा? तो कंसिडरेशन कितना पे करा उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दी थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट तुमने 6,91,200 की दी है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको तुमने पेमेंट 34,56,000 की दी है, जो मैंने आपको पहले बताया। इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट 34,56,000 है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 6,91,200 की वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू कर रहे हो। तो टोटल कंसिडरेशन आपका कितना हो जाएगा? टोटल कंसिडरेशन 41,47,000 का हो गया। इज इट क्लियर टू यू? बिकॉज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है, कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब गुडविल आ जाएगी, और गुडविल कितनी आएगी? डेट इज इक्वल टू 4,35,200। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको, तो मैंने कहा आपके सामने कर दूं। 4,35,200। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A, ये स्ट्रेट वे मैंने कहा हमारे कंसोलिडेशन के चैप्टर में भी ये मौजूद था, चेन होल्डिंग का। और क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ए 31/3/23 ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। करेक्ट? अब ये ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में जब ये क्वेश्चन था तो उसमें PQR लिखा हुआ था, तो इसलिए वो जब कॉपी पेस्ट करा होगा तो वही नाम छप गए। एनीवे, पी
ये P नहीं है, ये A है, ये B है, और ये C है। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर आप देख रहे हो एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको गिवन है, तीनों कंपनीज के गिवन है। सपोज मैं कहता हूं आपको इस केस में बैलेंस शीट बनानी है, तो पहले तो आप क्या कर लो, तीनों का टोटल पहले ही लिख लो। करेक्ट, तीनों का टोटल आप पहले ही कहीं रफ में लिख सकते हो, ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। तीनों का टोटल पहले ही लिख लो। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स तो आती नहीं, तो इन्वेस्टमेंट तो आएंगी नहीं बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा, वो कहता है कि ए लिमिटेड ने, क्योंकि ये ए लिमिटेड के कॉलम में है, ए लिमिटेड ने 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं बी लिमिटेड के, और इन शेयर्स को खरीदने के लिए 170 लाख रुपीस हमने दिए। और इसी तरीके से फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 12 लाख शेयर्स इन, ये बी लिमिटेड नहीं सी लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड के कॉलम में 140 लाख लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी बी है उसने सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इसलिए ये चेन होल्डिंग का केस है। इज इट क्लियर टू यू? ए ने बी में इन्वेस्टमेंट करी है और बी ने सी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यहां तक ठीक है। उसके अलावा करंट एसेट है, तो करंट एसेट का टोटल भी फटाफट आप टोटल कर करके अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे, जो भी आ गया। मैं वैसे ही बता रहा हूं, अगर आप फटाफट भी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, इनका भी टोटल कर करके आप पहले लिख लो। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल वगैरह भी आपको दिए हुए हैं। अब बिल्स रिसीवेबल जो दिए हुए हैं वो कैसे दिए हैं ये भी ध्यान में रखना है। जो बिल्स रिसीवेबल हैं ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा है 36 लाख के, करेक्ट। और आप देख रहे हो बी लिमिटेड के कॉलम में कोई बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, बी लिमिटेड बिल्स रिसीवेबल, और ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है 36 लाख, और यहां लिखा है बी लिमिटेड। इज इट क्लियर टू यू? और इनके कॉलम में लिखा है 15 लाख। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अभी फिलहाल मैंने ये नहीं कहा कि आउटर कॉलम में इतना लिख लेना। उसके अलावा कैश एट बैंक आपको गिवन है, कैश एट बैंक में 114 लाख, 20 लाख और 60 लाख दिए हुए, ये तुम बाहर के कॉलम में टोटल करके लिख सकते हो। शेयर कैपिटल आपको मालूम है अल्टीमेटली इन दोनों की तो आएगी नहीं, इसकी भी नहीं आएगी, तो आउटर कॉलम में 300 की शेयर कैपिटल आएगी, जब तक कि हम कुछ और शेयर ना इशू करें। उसके अलावा फिर तुम्हें जो दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए हैं। रिजर्व्स का तुम्हें हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है। अब रिजर्व्स हमने अच्छी तरह से नोट कर लिए, 90, 50, 40, 80, 25 और 30, करेक्ट। अब उसके अलावा अब हमें मालूम है कि इनके रिजर्व्स तो आएंगे नहीं। इज इट क्लियर टू यू? आएंगे तो इसी में कुछ एडजस्टमेंट होकर के बाहर के अमाउंट में कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स हम लिखते हैं। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल का भी टोटल आप लिख सकते हैं, फिर उसमें कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम कर देंगे। अब देखो वो यहां पर क्या कह रहा है कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड के कॉलम में क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। बी लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है 35 लाख, इस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड बिल्स पेबल, और ये बी लिमिटेड के कॉलम में लिखा है। इसका मतलब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 35 लाख रुपीस के बिल्स पेबल पे करने हैं। और यहां पर कहां भाग गया, और यहां पर ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है, ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है कि ए ने बिल्स रिसीवेबल लेने बी लिमिटेड से 36 लाख के। इस पॉइंट का यह मतलब हुआ कि ए ने बी से 36 लाख रुपीस के बिल्स रिसीवेबल लेने हैं, और नीचे कह रहे हैं कि बी ने ए को 35 लाख के बिल्स पेबल देने हैं। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो गई। अल्टीमेटली न्यू बैलेंस शीट में ये 35 लाख भी नहीं आएगा, करेक्ट, और ये 36 लाख भी नहीं आएगा, इनकी जगह सीधा 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सारे बिल्स रिसीवेबल ऐड कर करके उसमें से सीधा 35 लाख माइनस कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं अभी खुद ही बताऊंगा, लेकिन मैं अभी स्ट्रेट वे पहले कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से अब देखो यहां पर ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा है, इसका मतलब ए लिमिटेड ने 15 लाख रुपए के बिल्स सी लिमिटेड को पे करने, ए ने सी को पे करने, क्योंकि बिल्स पेएबल के नीचे लिखा हुआ है। और ए लिमिटेड के कॉलम में इसका मतलब ए ने सी को 15 लाख के बिल पे करने, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, सी लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है। देखो सी लिमिटेड के कॉलम में 15 लाख लिखा है और यहां ए लिखा है, इसका मतलब सी ने
सी ने ए से 15 लाख के बिल्स रिसीवेबल लेने, नंबर वन। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने, क्योंकि ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा है, तो ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को 15 लाख के बिल देने, तो ये भी इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो गई, ये तो 0-0 हो गया। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्स रिसीवेबल के केस में अभी तक की जो पोजीशन हमारे सामने आ रही है, नेट बैलेंस 1 का ही बाहर आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वो अभी मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको क्लियरली और बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट मैंने पहले ही थोड़ा सा समझा दिया। अच्छा जी, अब आपने रिटेन्ड अर्निंग बी लिमिटेड की और सी लिमिटेड की बहुत ध्यान से नोट करनी है। बैलेंस शीट की डेट को रिजर्व्स में कितना बैलेंस है और बैलेंस शीट की डेट को रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि पीएनएल में कितना बैलेंस है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं और कोई खास बात नहीं। नीचे अब उसने लिखा ए लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स इन बी लिमिटेड। वो कहता है ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में जो हिस्सा है वो 80% का है, और कहता है बी लिमिटेड होल्ड 75% शेयर इन सी लिमिटेड। फिर कहता है देयर होल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 30th of September 2022। 30th of September 2022। पहले तो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है और हमने 30 सितंबर को एक्वायर करा, इसका मतलब 6 महीने प्री है और 6 महीने पोस्ट है। और फिर कहता है 1/4/2022 को फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड सी लिमिटेड। करेक्ट। अब कौन से बैलेंसेज हैं? ये अदर इक्विटी के बैलेंसेज दिए हुए हैं। बिगनिंग की डेट को अदर इक्विटी में, जहां तक रिजर्व्स का सवाल है, ओपनिंग रिजर्व्स ए का जो है 40 है और बी का ओपनिंग रिजर्व 300 है। ये 300 नहीं, ये 30 होगा, ये 30 है। करेक्ट, 30 है। कुछ कितनी भी कोशिश करो कोई ना कोई मिसप्रिंट हो ही जाता है। ये 30 है। रिटेन्ड अर्निंग्स 10 है और इसकी 15 है। अब नीचे उसने एक और बात करी कि 5 लाख इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड, करेक्ट, विच हैज बीन परचेज फ्रॉम सी लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 25%। अब ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट का केस है। अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में आपको मालूम है, उसने दिया ही हुआ है कि स्टॉक के अंदर 5 लाख रुपए का स्टॉक शामिल है। 5 लाख इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की इन्वेंट्री में 5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है जो उन्होंने सी लिमिटेड से खरीदा था, और सी लिमिटेड ने उसमें जो प्रॉफिट कमाया था कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% का मतलब 25/125 हो जाएगा। 1/5 जो है वो आपका रेट हो जाएगा सेलिंग प्राइस पे, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 1 आ जाएगा, जो कि मैं स्टॉक में से भी माइनस कर दूंगा। नंबर 1, इज ए क्लियर टू यू? और फिर हम कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी इसको माइनस करेंगे। आगे उसने लिखा है द पेरेंट, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है पेरेंट कंपनी हैज एडॉप्टेड एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में वही जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले मैंने 1/4/2022 और 31/3/2023 फिर डेट ऑफ एक्विजिशन लिखा। जाहिर है कि 6 महीने प्री के हो गए, 6 महीने पोस्ट के हो गए। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे देखेंगे ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, पहले तो ना ये बी कर लेना और ये सी लिमिटेड कर लेना। अब जो ए लिमिटेड है उसमें बी लिमिटेड में कितना परसेंट कंट्रोल हासिल करा हुआ है? 80% करा है। तो जहां तक बी लिमिटेड का सवाल है उसमें 80% कंट्रोल तो ए लिमिटेड के पास है और 20% इसका मतलब एनसीआई है। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे यह बताओ कि ए लिमिटेड का सी लिमिटेड के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान यह रखना है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ए ने बी के 80% शेयर खरीदे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि बी ने सी लिमिटेड के कुछ शेयर खरीदे हैं, और सी के जो शेयर खरीदे हुए थे, कितने शेयर खरीदे हुए थे? 75%। 75% शेयर सी के खरीदे हुए हैं, तो 75% आप यहां पर लिखें। बी के पास सी के 75% स्टेक्स हैं। सी बी के कंट्रोल में है और बी पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। बी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें 80% शेयर ए को बिलोंग करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एक तरीके से ए का सी के ऊपर कितना कंट्रोल है परसेंटेज में, अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि बी का सी में कितना कंट्रोल है। 75% है। 75% है।
इसका मतलब सी लिमिटेड की जितने भी शेयर कैपिटल है उसके 75% शेयर कैपिटल बी के पास है, और बी की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसका 80% हमारे पास है। यानी कि ये 75% जो बी के पास है उसमें से 80% एक तरीके से हमारे पास है, जो कि 60% आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम अब कह सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के ऊपर तो कंट्रोल 80% का है और सी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल जो है वो 60% का है। हर चीज पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देखनी होती है चेन होल्डिंग में। तो इसका मतलब सी लिमिटेड की एनसीआई कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। वैसे ये जो चीज मैंने करी ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन करके दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम यहां तक अभी तक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेन चीज जो होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं, बस मेन चीज होती है कि आपने एनालिसिस कितनी अलर्टनेस के साथ करा है। एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड। अब पहले मैंने बी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी को देखा, देखने के लिए मैं उनकी बैलेंस शीट को देखूंगा। पहले मैंने रिजर्व्स का एनालिसिस करा, क्योंकि आपकी बार रिजर्व्स भी दिया है और रिटेन अर्निंग्स भी दी हुई है। जहां तक बी लिमिटेड का सवाल है, देखो यहां पर बी लिमिटेड का जहां तक सवाल है, क्लोजिंग बैलेंस उनका जो बैलेंस शीट में दिया रहता है क्लोजिंग बैलेंस वो 50 दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको नोट करना है। जस्ट एक बार मैं आपका ध्यान दिला देना चाहता हूं। यहां पर देखें, जब अदर इक्विटी लिखी हुई थी तो ये जो रिजर्व्स का बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस 50 है, और नीचे उसने दिया था कि रिजर्व्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 40 है। इस तरीके से आपने नोट करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये जो इक्विटी की पोजीशन दी हुई है ये जरा ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिस प्रिंट्स, स्टाफ को कितना ही बोलो सुनते नहीं है। ये बी और सी लिमिटेड है, ध्यान ये रखना, ठीक है। खैर एनीवे आपके पास ओरिजिनल शीट तो है, आप ओरिजिनल शीट लेकर के इसको क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्योंकि हमने टाइप करने होते तो टाइप करने में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कितना भी कोशिश करें। खैर एनीवे, तो बी लिमिटेड का पहले तो ध्यान से देखो, क्योंकि बी लिमिटेड को मैं एनालाइज कर रहा हूं। तो बी लिमिटेड के रिजर्व्स में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 50 है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40 है। आराम से पहले ये दोनों चीजें लिख लो। तो यही चीज मैंने लिखी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 50 है। उसको मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करा 40 से। उससे मुझे पता लग गया कि ड्यूरिंग द ईयर में रिजर्व्स में, जहां तक बी लिमिटेड का सवाल है, बी लिमिटेड ने इस साल बिगनिंग से लेकर एंड तक 10 लाख जो रुपए हैं वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे होंगे। बिकॉज 6 महीने प्री के हैं तो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 5 हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी कॉलम में मैंने रिटेन्ड अर्निंग का भी एनालिसिस कर दिया। ये तो रिजर्व्स का एनालिसिस था, ऐसे ही तुम रिटेन्ड अर्निंग्स का देखोगे। पहले बी लिमिटेड को चेक करो आराम से, क्योंकि इस चीज में गलतियां हो सकती हैं। पहले बी लिमिटेड को हमने चेक करना है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग की बारी आई। क्लोजिंग बैलेंस 25 है, आराम से क्लोजिंग बैलेंस नोट करा, और ओपनिंग बैलेंस 10 है। बस क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस आपने ध्यान से नोट करना है। तो वो उस चीज को आपने यहां लिखा, क्लोजिंग बैलेंस 25, उसमें से आपने ओपनिंग बैलेंस 10 रिटेन अर्निंग्स का माइनस करा। आपको पता लग गया ड्यूरिंग द ईयर में नेट प्रॉफिट जो है 15 का कमाया गया, जिसमें से 7.5 प्री रहा होगा, 7.5 पोस्ट एक्विजिशन रहा होगा। पहले तो बी का करने के बाद अब तुम सब्सिडियरी सी लिमिटेड का एनालिसिस करना शुरू करोगे इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से चेक करेंगे, और नीचे जो ओपनिंग बैलेंस दिया है 30 उसको चेक करा, तो पता लग गया सब्सिडियरी कंपनी ने भी रिजर्व्स में ड्यूरिंग द ईयर में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करे होंगे, जिसमें से 5 लाख प्री और 5 लाख पोस्ट होंगे। अब सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम को हम देखेंगे बैलेंस शीट में, रिटेन्ड अर्निंग्स 30 क्लोजिंग बैलेंस, फिर नीचे हमने देखा रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में देखना है ओपनिंग बैलेंस 15 है। तो इसका मतलब 15 लाख का नेट प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी सी ने कमाया, उसमें से 7.5 प्री 7.5 पोस्ट आ जाएंगे। बस ये एनालिसिस आपने कर लिया, 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हमने एनालिसिस टेबल बनाया विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ध्यान ये रखना है, यहां आपको एनालिसिस टेबल बी और सी का अलग अलग बनाना होगा, क्योंकि एनसीआई का इंटरेस्ट अलग है, करेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग जब एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो सब्सिडियरी कंपनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को उनके नेट एसेट्स कितने हैं। तो इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कंसोलिडेशन के करे हैं। तो एक तो हम देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। तो बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल को पहले आप लिख लेंगे, मैं एक बार आपको बस दिखा देता हूं। बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो है वो 200 की है। इसी तरह बाद में मैं सी के बारे में बोलूंगा तो सी की 160 है। इज इट क्लियर टू यू? अभी फिलहाल हम बी का कर रहे हैं।
तो बी की शेयर कैपिटल 200 है। अब हम ये देखते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को अदर इक्विटी कितनी थी। अदर इक्विटी देखने के लिए हम ये देखते हैं कि इन द बिगनिंग जनरल रिजर्व में बैलेंस 40 था बिगनिंग का, और प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व बी लिमिटेड का 5 है, क्योंकि मैं बी लिमिटेड से रिलेटेड कर रहा हूं ना। बी लिमिटेड का जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस देखो, अभी आपने यहां करा भी है, ये मैं बता देता हूं एक बार। जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस 40 है और प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 5 का है, तो इसका मतलब बिगनिंग में 40 का बैलेंस है और पहले 6 महीने में 5 लाख या जो भी फिगर है वो हमने ट्रांसफर करे जनरल रिजर्व में, तो इसका मतलब 45 लाख रुपीस का बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जनरल रिजर्व में था। इसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग बैलेंस बी लिमिटेड का 10 लाख है और प्री एक्विजिशन 7.5 है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम कह सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग 17.5 की थी, इनको टोटल करके 262.5 आ गया। करेक्ट। फिलहाल तुम्हें वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पेरेंट्स का शेयर भी लिख लेते हैं, एनसीआई का शेयर भी लिख लेते हैं, यानी कि ये जो नेट एसेट है उसमें 80% पेरेंट्स का शेयर है, 20% जो है एनसीआई का शेयर है, क्योंकि जो बी लिमिटेड है उसमें पेरेंट का शेयर 80% है और एनसीआई का शेयर 20% है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे हमने मेजर करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस के हिसाब से है, इजंट इट और नॉट। अच्छा जी, जब हमने ये बी लिमिटेड का कॉलम बनाया तो उसमें हमने बी लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी लिख लिए, उसमें 80% हमारा हिस्सा है और 20% जो है वो एनसीआई का हिस्सा है। रिटेन्ड अर्निंग पोस्ट एक्विजिशन 7.5 की है, जिसमें हमारा हिस्सा इतना है और एनसीआई का हिस्सा 1.5 का होगा। इसी तरह से अब मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो कि मैंने उस वक्त आपको बताई थी 160 की है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इसी तरीके से हम सी लिमिटेड को देखेंगे। सी लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व में इतना है और प्री एक्विजिशन इतना है, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सी लिमिटेड के जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस होगा। इसी तरह सी लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग का 15 है और 7.5 प्री एक्विजिशन है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन रिटेन अर्निंग इतने की है, तो टोटल जो है 160 प्लस 35 प्लस 22.5 करके हम कह सकते हैं कि जहां तक सी लिमिटेड का सवाल है, सी लिमिटेड के डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इक्विटी या नेट एसेट 217.50 के हैं। वैसे कहने के लिए मैंने ये भी कर दिया, ये अब की बार मैंने 60% और 40% करा, क्योंकि सी लिमिटेड में पेरेंट का शेयर 60% है, एनसीआई का शेयर 40% है। करेक्ट। इसी तरह जब तुम रिजर्व्स करोगे तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व 5 के हैं, उसमें 60% तुम्हारा हिस्सा है, 40% एनसीआई का हिस्सा है। रिटेन्ड अर्निंग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 7.5 की है, उसमें 60% आपका हिस्सा आएगा और इतना हिस्सा एनसीआई का आएगा 40%। अब मुझे कंप्यूट करनी है गुडविल। अब देखो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करेंगे ये ध्यान में रखना है। पहले मैंने बी लिमिटेड का करा, अब यहां जल्दबाजी मत कर देना, क्योंकि यहां एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। पहले तो हमने ये देखा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, या सिंपली तुम लिख सकते हो इक्विटी, तो जो कि हम कंप्यूट कर चुके हैं। जैसे कि हमने बी लिमिटेड का देखा था तो 262.5 की थी। तो बी लिमिटेड के जहां तक नेट एसेट्स का सवाल है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 262.50 के हैं। अब मुझे उसमें से माइनस करना है एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। यहां कई बच्चों से गलती ये हो सकती है कि वो एनसीआई का याला शेयर माइनस कर देंगे, ये मत करना, ये तो प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस के हिसाब से आता है ना। तो फेयर वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी एनसीआई की। फेयर वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 80% के लिए कंसिडरेशन बैलेंस शीट में लिखा था 170 लाख। करेक्ट, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये 170 लाख है। जब आपने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी थी उसके लिए आपने 170 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करे थे। करेक्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 80% के लिए हमने 170 लाख रुपीज दिए, तो 20% के लिए कितने देते वो एनसीआई की वैल्यू बता देगा। तो इस तरह तुम्हारे पास एनसीआई फेयर वैल्यू 42.50 आ जाएगी, 170 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 20% करके। तो एनसीआई के खाते में इतने नेट एसेट्स आए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। अब 42.50 262 में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे पता लग गया कि जो बैलेंस है वो पेरेंट का शेयर है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन पेरेंट का शेयर 220 है। अब उसमें से मैंने कंसिडरेशन 170 माइनस करा, बिकॉज कंसिडरेशन कम है तो ये 50 गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है।
इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें चेन होल्डिंग के केस में अब मैं सी लिमिटेड को देखूंगा। सी लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं ये हमने कंप्यूट करे थे अभी 217.50 के। अब यहां भी मुझे फेयर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एनसीआई की। अब एनसीआई की फेयर वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो मैं ये देखूंगा बी लिमिटेड ने जब सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी तो बी लिमिटेड ने कितना पैसा दिया। वो उसी तरीके से तुम बैलेंस शीट में देख सकते हो कि 75% के लिए 140 लाख रुपीस हमने पे करे। अगर 75% के लिए हमने 140 पे करें तो 40%, याद रखें कि जो सी लिमिटेड नाम की कंपनी है उसमें एनसीआई का हिस्सा 40% है, तो 140 डिवाइडेड बाय 75% इंटू 40% करके तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम्हें यह पता लग गया कि एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पर 75 है, उसको मैं यहां पर लिखूंगा। 75% के लिए तुमने 140 पे करा तो 40% के लिए कितना पे करते 75, तो इस तरह मुझे एनसीआई फेयर वैल्यू पर पता लग गई जहां तक सी लिमिटेड का सवाल है। अब 217 में से एनसीआई को बिलोंग करते हुए 75 के एसेट हैं, जो बैलेंस बच गया वो पेरेंट का बैलेंस बच गया। अब पेरेंट का जो बैलेंस बच गया, इज इट क्लियर टू यू? अब यहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बच्चे गलती कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने जब चेन होल्डिंग कराई थी तब भी मैंने बताया था। अब आपको यहां पर एकदम से 140 मत लिख देना। 140 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों नहीं लिखेंगे यहां पर 140? कंसीडरेशन कितना दिया पहले तो बताओ। पेरेंट का हिस्सा कितना है? 60% है। लेकिन ये जो कंसीडरेशन है 140, ये तो जब बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी, भाई बी लिमिटेड ने जब सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी तो 140 लाख रुपीस उन्होंने दिए। ये तो 75% के लिए दिए है ना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर समझ में आ रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 60% के लिए कितना होता। अब देखो कैसे मैंने यहां पर लिखा है, इन सी लिमिटेड टोटल इन्वेस्टमेंट बाय बी लिमिटेड इज वर्थ ₹140 लाख। अब लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड में हुई है, मुझे एक बात बताओ, बी देखो पता तुम्हें है लेकिन लॉजिक भी पता हो तो अच्छा लगता है। बी लिमिटेड मेरे कंट्रोल में है, क्या बी लिमिटेड मेरे बिना किसी डायरेक्शन के कोई काम कर सकती है? सोचे आप जरा एक मिनट के लिए, नहीं कर सकती, क्योंकि बी लिमिटेड तो मेरे कंट्रोल में है, वो भी 80% कंट्रोल में। इसका मतलब बी लिमिटेड ने जब सी लिमिटेड के 75% शेयर खरीदे होंगे 140 लाख रुपीस दे करके, तो यह डिसीजन बी का अकेले नहीं रहा होगा, यह डिसीजन ग्रुप का रहा होगा, पेरेंट का रहा होगा, यानी कि ए और बी का मिला करके यह डिसीजन रहा होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है। तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है इसको हम बोलते हैं बी की इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि पेरेंट और बी की मिलाकर के एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर ध्यान दें, सो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय पेरेंट। अब ये जो 140 की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पेरेंट कहेगा बी लिमिटेड को, भाई तुम्हारे में 80% कंट्रोल तो हमारा है, तो 140 का 80% कितना है? 112। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि बी लिमिटेड में 80% जो है वो एक तरीके से पेरेंट का हिस्सा है। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है सी लिमिटेड में, उसका 80% एक तरीके से पी बियर कर रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसलिए 140 लाख मत लिखना यहां पर, आपको यहां 112 लाख लिखना पड़ेगा। अब जो 148 का 28 लाख बच गया उसका क्या करेंगे सर? उसका क्या करेंगे? एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि बी लिमिटेड ने जो 140 पे करें, मैंने ये कहा कि इसमें से पेरेंट का हिस्सा 80% है, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बैलेंस जो है वो एनसीआई का हिस्सा है। इसका मतलब 28, क्योंकि पेरेंट का हिस्सा 112 आ रहा है। अब इस 28 का क्या करेंगे वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां पर कंसीडरेशन 112 लिखना है, तो 30.50 गेन ऑन बार्गेन परचेज इस केस में भी आ रहा है। दोनों ही सिचुएशन में गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक ठीक है? यस सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा जी, एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब एनसीआई तुम्हें बी लिमिटेड की सी लिमिटेड की अलग अलग कंप्यूट करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू देखो, जो हमने टेबल में लिखा था वो मत लिख देना। जो फेयर वैल्यू हमने बी लिमिटेड के एनसीआई की फेयर वैल्यू कंप्यूट करी थी, इनकी भी एनसीआई सी लिमिटेड की भी फेयर वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन।
अब जो पोस्ट एक्विजिशन में इनका हिस्सा है वो तुमने यहां पर ऐड कर देना है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो 45 और 80। अब देखो मैंने क्या कहा यहां पर, बी लिमिटेड के एनसीआई का हिस्सा 28 था इन्वेस्टमेंट में। जब बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी सी लिमिटेड में तो एनसीआई का हिस्सा 28 का था ना, इसका मतलब ये खर्चा एनसीआई को भी करना चाहिए था। तो इसलिए जब मैं बी लिमिटेड की एनसीआई कंप्यूट करूंगा तो ये 28 यहां माइनस करूंगा, जो मैंने लिखा भी है, एनसीआई शेयर इन इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी लिमिटेड इन सी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड की एनसीआई 17 मानी जाएगी और इसकी तो 80 रहेगी। अनरियलाइज प्रॉफिट मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि ₹1 का था। अब तुम्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। मैंने तुम्हें कहा था बस तुम प्लांट, जहां तक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो तुमने ऐड करके लिख देनी है। इन्वेंट्री भी तुमने ऐड करके लिख दी थी, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके लिख देना 169। ट्रेड रिसेबल तुम मिला करके लिख दोगे, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बिल्स रिसेबल की जब बारी आ रही थी तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, अल्टीमेटली 1 आएगा, मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। एसेट साइड में जो बिल्स रिसेबल दिए हुए हैं उन सबको ऐड कर देना और उसमें से 15 और 35 क्योंकि वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन माइनस करोगे तो नेट फिगर 1 आएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। इसी तरह कैश में तो 154, तो टोटल 1104 है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो पेपर है मुझे स्वाति गुप्ता नाम की किसी बच्ची ने भेजा था। आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे सारे के सारे क्वेश्चन उनके बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। 1104, इसका टोटल भी उन्होंने 1104 निकाल के रखा था। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इन कॉम्प्लीमेंट टू स्वाति गुप्ता। आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाहिर है शेयर कैपिटल तो सिर्फ पेरेंट की आएगी। अब जब रिजर्व्स लिखेंगे तो 90 तो पहले तो जो होल्डिंग कंपनी या पेरेंट के हैं, और पेरेंट का कुछ पोस्ट एक्विजिशन जो है बी लिमिटेड में हिस्सा है, कुछ सी लिमिटेड में हिस्सा है, वो ऐड कर करके लिख देना। इसी तरीके से फिर उसके बाद जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये पीएनएल मैंने लिखा नहीं है, पीएनएल लिख लेना, ठीक है, ये पीएनएल है। पोस्ट एक्विजिशन जो बी लिमिटेड का है उनके पीएनएल में हमारा हिस्सा 6 है। सी लिमिटेड का जो पीएनएल है उसके पोस्ट एक्विजिशन में हमारा हिस्सा 4.5 है और अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके लिख देना। गेन ऑन बार्गेन परचेज तुम जो आया था मिला करके लिख दोगे। इसी तरह एनसीआई मैंने अलग अलग लिख दी, तुम मिला करके भी लिख सकते हो, बी लिमिटेड की और सी लिमिटेड की। ट्रेड पेबल सिर्फ ऐड करके लिख देने, और बिल्स पेबल में भी जो लायबिलिटी साइड में दिए हैं पहले उनको ऐड कर लो और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 15 और 35 माइनस करके लिख दोगे तो ये 0 ही आ जाए। तो इस तरह से आपका टोटल जो है वो 11004 होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चेन होल्डिंग का ये क्वेश्चन था और यही दो सबसे कहने के लिए कह सकते हो कि हैवी क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन मैंने कराने थे आज के दिन और नेक्स्ट सेशन में फिर मैं इसको फिनिश करूंगा। मैंने कहा जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है उस हिसाब से मैं करूंगा। तुमने देखा कि क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, करेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन भी जो था वो हमारे मॉड्यूल से ही आया हुआ है, तो बाकी जो 7th और 8th है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मैं इसको फिनिश अप करूंगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।